आगे हम बात करेंगे पवन के बारे में, यानी विंड। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा यानी एयर करंट कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा होती है उसको वायुधारा यानी एयर करंट कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता है तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती है, समकोण बनाती हुई चलती है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों से प्रवाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण है दाब प्रवणता बल, कोरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण और भूघर्षण। अब कोरियोलिस प्रभाव क्या है, यानी कोरियोलिस इफेक्ट। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है जिसने कि सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 में किया था। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। अतः इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं, यानी फेरेल्स लॉ भी कहा जाता है। इसे बाइज बेलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर और निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। उच्च दाब उसके दाईं ओर होगा और निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इसके ठीक विपरीत होगी। दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक उल्टा होगा। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल 0 होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। पवन कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पवन होते हैं? प्रचलित पवन होता है, मौसमी पवन होते हैं और तीसरा स्थानीय पवन होते हैं। तो इन तीनों पवनों को एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रचलित पवन क्या है? पृथ्वी से विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन कहते हैं। प्रचलित पवन या फिर स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। ये प्रचलित पवन के उदाहरण हैं। पछुआ पवन क्या है, कैसे बहता है, इसकी स्थिति क्या है? दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को ये अक्षांश हैं इनको गरजता चालीसा भी कहते हैं, नाम से जानते हैं, और प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि किस पवन को गरजता 40 कहते हैं या फिर किस पवन को प्रचंड 50 कहते हैं या फिर चीखता 60 कहा जाता है। तो ये प्रचलित पवन को कहा जाता है, पछुआ पवन को। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं। अब व्यापारिक पवनों के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थिति क्या है?
लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कॉरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो आगे के पवन के बारे में बात करने से पहले हम स्थानीय शीतल हवाएं देख लेते हैं, उनके नाम और वो किस स्थान पे बहते हैं। विलीवा अलास्का में बहता है। बोरा एड्रियाटिक तट पे बहते हैं। मिस्टल जो है शीतल हवा, मिस्टल ये स्पेन और फ्रांस में बहती है। बुरान रूस में, बाइज दक्षिणी फ्रांस में, पैम्पीरो अर्जेंटीना में। फ्रियाजेम जो शीतल हवा है वो ब्राज़ील में बहती है। नार्दर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। अगली शीतल हवा है नॉर्टी। नॉर्टी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली शीतल हवा है। पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली शीतल हवा है। पेपागायो मैक्सिको में बहने वाली शीतल हवा है। मैस्ट्रेल उत्तरी इटली में बहने वाली शीतल हवा है। नेवाडोस इक्वाडोर में बहने वाली शीतल हवा है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली शीतल हवा है। सिस्तान पूर्वी ईरान में। हबूब सूडान में बहने वाली शीतल हवा है। पुरगा टुंड्रा प्रदेश में बहने वाली शीतल हवा है। तो टुंड्रा प्रदेश में कौन सी शीतल हवा बहती है, तो पुरगा बहती है। और केप डॉक्टर जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है, ये दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में बहने वाली शीतल हवा है। तो दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में बहने वाली शीतल हवा कौन सी है, केप डॉक्टर है। इसे टेबल ब्लॉक कहते हैं। आगे ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। आगे बात करते हैं मौसमी पवन के बारे में। मौसमी या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है, जैसे कि मानसूनी पवन, स्थल समीर और समुद्री समीर यानी समुद्री पवन। ये सब क्या है, मौसमी पवन है। आगे हम बात करते हैं स्थल और समुद्र समीर। ऊष्मा के अवशोषण और स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाती है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। आगे हम तीसरा देखते हैं स्थानीय पवनें। प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें। स्थानीय पवन, प्रमुख गर्म स्थानीय पवन। चिनूक। ये चिनूक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वीय ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। चिनूक ये पवन रॉकी पर्वत से पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में ये बर्फ को पिघला करके चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। फॉन जो है ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। फॉन इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। फॉन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघलने लगती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। किसके प्रभाव से, फॉन के प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाता है। हरमट्टन ये सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। हरमट्टन जो कि उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली है। ये पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। हरमट्टन गिनी तट पर हरमट्टन को डॉक्टर हवा कहा जाता है। अगली हवा के बारे में बात करते हैं, सिरोको।
सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लादी गर्म हवा है। धूल से लादी गर्म हवा कौन सी है? सिरोको है। जब ये भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे कि खमसीन, जो कि मिस्र में इसको खमसीन बोलते हैं, गिबिली लीबिया में, चिली ट्यूनीशिया में, लिस्ट मैड्रिया में, सिरोको इटली में और लेबेक स्पेन में बोलते हैं। इसके बाद सिमूम। सिमूम जो है ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सिमूम। ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। कौन सी? ब्लैक रोलर। आगे ब्रिकफिल्डर। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। नार्वेस्टर। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। शामल। शामल इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। इसके बाद सांता आना। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी है। सांता आना। कोयम्बैंग। कोयम्बैंग जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। ये तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कौन सी हवा? कोयम्बैंग। जेट प्रवाह। जेट स्ट्रीम्स क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। जेट प्रवाह जो है ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है जेट प्रवाह, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होता है। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। ये पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ अन्य गर्म हवाएं और उनके स्थान भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम। गर्म हवा है, उनके नाम है और ये किस स्थान पे ये हवा बहती है। ट्रेमोंटेन बहता है मध्य यूरोप में। ये सारे जो है ये आप देख रहे हैं, ये सारे गर्म हवाएं हैं। अयाला फ्रांस में बहती हैं। वर्गस दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली हवा है। सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में। बागियो फिलीपींस द्वीप समूह में बहने वाली हवा है। गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान में बहने वाली हवा है। लू जो है यहाँ पे हम लोग की तरफ बहता है, उत्तरी भारत में बहते हैं, लू के नाम से इसको जाना जाता है। सोलेनो दक्षिण पूर्वी स्पेन में बहने वाली हवा है, सोलेनो। और सामून जो है वो गर्म हवा है, कहाँ की? ईरान की। सामून बहती है ईरान में। आगे हम बात करते हैं वायु राशियां के बारे में, यानी एयर मासेस। वायुमंडल का वो विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें कि तापमान और आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान और आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। ये जलवायु और मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बात करते हैं वाताग्र यानी फ्रंट्स। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। तो एक एक करके इन सारे वाताग्र को हम डिस्कस करेंगे। शीत वाताग्र। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। अचर वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। अधिविष्ट वाताग्र। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं।
एक नोट है, वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो ये क्या है? वे चक्रवाती वायु प्रणालियाँ जो कि उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, उन्हें बहिरुष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य और उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र में से ये गुजरते हैं, वहाँ पे मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवाती प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें ये एक उष्ण वाताग्र और एक शीत वाताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देता है और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ये कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई भी संपर्क नहीं रहता है और अधिविष्ट वाताग्र बनता है और चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आगे हम बात करते हैं उष्णकटिबंध चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों के तरफ गतिशील होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। बृहद समुद्री सतह जहाँ पे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, दूसरा कोरियोलिस बल का होना, तीसरा ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, चौथा कमजोर निम्न दाब क्षेत्र और पांचवा समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो कि इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंच करके आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर के समाप्त हो जाते हैं। वे चक्रवात जो कि प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर है, उनको हम देखेंगे। यह है बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात और ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन दोनों में अंतर को आप जानने वाले हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र प्रणालियां नहीं होती है। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात में उत्पत्ति केवल समुद्रों में ही होता है और स्थलीय भागों में पहुंचने पर ये नष्ट हो जाते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात से कम होता है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व चलता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। तो इसके बाद आगे हम अंतर के बाद आगे हम बात करते हैं आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी क्या है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी आर्द्रता होती है? निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो निरपेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त करते हैं? ग्राम प्रति घन मीटर में। दूसरा विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। अगला सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसके तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सापेक्ष आर्द्रता होता है किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन उसी ताप पर वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता इंटू 100। ये आपका सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला है। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा और वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है और तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। कितना? 45% सापेक्ष आर्द्रता जो है वो मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। इसके बाद बात करते हैं कि संघनन कैसे होता है। संघनन यानी कंडेंसेशन। जल की गैसीय अवस्था की तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, यानी कंडेंसेशन कहा जाता है। ये दो कारकों पर निर्भर करता है संघनन। कौन कौन से कारकों पर? तापमान में कमी पर और दूसरा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। इसके बाद ओसांक, ड्यू पॉइंट क्या है? वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है उसे ही ओसांक कहा जाता है। ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता जो है वो 100% हो जाती है। ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। पाला या तुषार यानी फ्रॉस्ट क्या है? जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। ठीक है। पाला कैसे पड़ता है? जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। अब कोहरा कैसे होता है यानी फॉग? वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज और संघनित जल पिंडों को कोहरा कहा जाता है। कोहरा किसको कहा जाता है? वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज और संघनित जल पिंडों को कोहरा कहा जाता है। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। कोहरा में दृश्यता कितना होती है? 1 किलोमीटर से कम होता है। धुंध, धुंध यानी मिस्ट क्या है? हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या फिर धुंध कहा जाता है। धुंध में दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होता है। कोहरा में 1 किलोमीटर से कम होता है और धुंध में 1 किलोमीटर से अधिक, लेकिन 2 किलोमीटर से कम होता है धुंध में दृश्यता। इसके बाद बादल क्या है? बादल यानी क्लाउड्स कैसे बनता है? बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। ये अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल को कई प्रकार से बांटा गया है। तो कई प्रकार के बादल होते हैं रूप के आकार से, जैसे कि पछाप बादल,
बादल के कई सारे रूप हैं। पछाप बादल, पछाप बादल का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इतनी ऊंचाई पर पछाप बादल है। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो कि पंखे के समान प्रतीत होता है। पछाप बादल हमेशा सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा कपासी बादल, कपासी बादल रुई के समान होता है। कपासी बादल 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कपासी बादल छितरे और इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं जो कि और शीर्ष जो है वो गुम्तनुमा होता है। तीसरा स्त्री बादल, स्त्री बादल जो है वो परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। दो ये जो है स्त्री बादल वो 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। कौन से बादल? स्त्री बादल। अगला बादल का प्रकार है वर्षा बादल। वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक होता है। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, किसको? सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा बादल 4 मूल रूपों के बादल मिलकर के निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। कौन कौन से बादल का निर्माण करते हैं? ऊंचे बादल, मध्य ऊंचाई के बादल और कम ऊंचाई के बादल। ऊंचे बादल जो है, ऊंचे बादल में आपके पछाप है, पछाप स्त्री, पछाप कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल में स्त्री मध्य या स्त्री मध्य और कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल हैं स्त्री कपासी, स्त्री वर्षा बादल और कपासी वर्षा बादल। एक नोट है, नेफोस्कोप बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र है। नेफोस्कोप जो है वो बादलों की दिशा को और उसकी गति को मापने वाला यंत्र है। इसके बाद बात करते हैं वर्षा यानी रेनफॉल। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहा जाता है। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी वर्षा होती हैं? संवहनीय वर्षा होती है यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर के फैलती है और हल्की हो जाती है। ये हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है। ऊपर जाकर के ये वायु ठंडा हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनता है जिससे कि घनघोर वर्षा होने लगती है। इसे ही संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली वर्षा है पर्वतकृत वर्षा यानी ऑरोग्राफिक रेनफॉल। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चलना पड़ता है तो ये वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से ये संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है और इसे ही पर्वतकृत वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अगली वर्षा है चक्रवाती वर्षा यानी साइक्लोन और फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं इसको। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा या फिर वाताग्री वर्षा कहते हैं। एक नोट है, वर्षण क्या है? जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहा जाता है। ये द्रव या फिर ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षा जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है जिसे कि हिमताप कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। वर्षा एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि और करकापात कहते हैं। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है जिसे कि ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर के गुजरती है। अब आगे हम जानेंगे कि बादल कैसे फटता है। बादल फटना यानी क्लाउड ब्रस्ट।
इसका अर्थ क्या है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, बादल का फटना होता है। ठीक है। चक्रवात, आगे हम जानेंगे कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है, यानी साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन का क्या रोल है। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठ करके बवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे चक्रवात क्या है। चक्रवात कैसे होता है? केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। कौन कौन से? टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून, ये सारे चक्रवात हैं। अब प्रतिचक्रवात कैसे होता है? जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे ही प्रतिचक्रवात कहा जाता है। यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। इसमें वाताग्र यानी फ्रंट्स का अभाव होता है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठ करके ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है। तो आइए हम इसका प्रारूप देख लेते हैं। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप क्या होता है? दाब पद्धति केंद्र में दाब की दिशा और ये पवन की दिशा का प्रारूप। दाब पद्धति केंद्र में दाब की दिशा। चक्रवात निम्न उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है। प्रतिचक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। आगे तड़ित झंझा व टोर्नेडो। तड़ित झंझा व टोर्नेडो जो है ये भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। ये अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षीय मेघ है जो कि गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब ये बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान 0 से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और ये व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ यानी वाटर स्पाउट्स कहते हैं। ये जल और स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। एक नोट है, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। ठीक है, तड़ित झंझा को। इसके बाद हरिकेन। हरिकेन क्या है? अटलांटिक महासागर में उठने वाली और पश्चिमी द्वीप समूह में चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है हरिकेन। हरिकेन की गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 121 किलोमीटर पर आवर होता है हरिकेन की गति। टाइफून। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। टाइफून की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसके बाद अगले चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
क्योंकि अगर इस वीडियो को थोड़ा सा और लंबा कर देंगे तो इस वीडियो की क्वालिटी कम हो जाएगी, जिससे कि आपको चीज़ें ब्लरी दिखाई देगा। इसलिए मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का 4th पार्ट और लेकर के आऊँगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। बाय।